नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की खबर से, जहां प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। कल राष्ट्र के नाम उन्होंने संबोधन दिया और कहा कि रविवार को मुल्क का फैसला होगा कि मुल्क किस तरफ जाएगा। इमरान खान ने कहा कि मैंने 20 साल तक क्रिकेट खेला, पूरी दुनिया ने देखा कि मैं आखिरी बॉल तक खेलता हूं। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। जो भी नतीजा होगा उसके बाद मैं और ज्यादा ताकतवर होकर सामने आऊंगा। अपने संबोधन में इमरान खान ने अमेरिका पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इशारे पर विपक्ष ने उनके खिलाफ साजिश की। साथ ही कहा कि रविवार को जो गद्दारी होने जा रही है उसे याद रखना, गद्दारों को देश की जनता नहीं बख्शेगी। मुझे लोगों ने किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें। मैं रिजाइन कर दूं? मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ा होकर सामने आऊंगा। जो भी रिजल्ट हो, अपनी कौम से कमिटमेंट है कि हमेशा जब तक मेरे में खून है मैं इसका मुकाबला करूंगा। मेरी जिंदगी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। मैं अपने घर में रहता हूं, मैं अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूं। मेरा तो कोई कैंप ऑफिस नहीं है। मैंने तो आके कोई फैक्ट्रियां नहीं बनाई। नवाज शरीफ ने इतने दौर में 18 फैक्ट्रियां बना ली थी सरकारी बैंकों से पैसे लेकर, और फिर बाद में वो कर्जे माफ करवा लिए। ना मेरे कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में है। मैं अपने घर में रहूंगा, अपने घर में रहता हूं। लेकिन इस कौम से ये जो गद्दारी हो रही है और ये जो होने जा रही है संडे को, मैं ये चाहता हूं कि एक एक लोगों का, एक एक गद्दार की आप शक्ल याद रखना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने तकरीबन पौने घंटे के भाषण में अमेरिका पर खास तौर पर निशाना साधा। हवाला उस खत का दिया जिसमें उनके मुताबिक उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची गई, धमकी दी गई। हालांकि पाकिस्तान के जानकार कहते हैं कि वो महज एक राजनयिक केबल था जिसको कि इतना ज्यादा तूल दे रहे हैं इमरान खान ताकि वो जता सकें कि विपक्ष जो है वो बाहरी मुल्कों के हाथों बिका हुआ है। विपक्ष को डिस्क्रेडिट करने की एक कोशिश इमरान खान की तरफ से की जा रही है, ऐसा पाकिस्तान के जानकार कहते हैं। दूसरी अहम बात कि इसी स्पीच में उन्होंने न सिर्फ नवाज शरीफ को पर निशाना साधा बल्कि पीपीपी पर भी निशाना साधा, साथ ही साथ जो मौलाना फजलुर रहमान है उन पर भी निशाना साधा और पाकिस्तान की आर्मी के लिए भी कहा कि अब उनको वो पसंद आने लगे हैं जिन पर 30 सालों से मुकदमे हैं। तो कुल मिलाकर एक भावनात्मक स्पीच देने की कोशिश की, लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जो तब्दीली लाना चाहते थे उसके खिलाफ उनके खिलाफ इसलिए साजिश की गई है। और इस बीच जो संसद के भीतर से तस्वीर आई जिसमें कि 174 विपक्ष के सांसदों का और साथ में इमरान खान की पार्टी के भी कुछ सांसदों के जुटने की बात की गई। अंदर गो इमरान गो के नारे भी लगे। इस तरह के वीडियोज भी पाकिस्तान से निकलकर सामने आए। तो तादाद इमरान खान के खिलाफ बताई जा रही है। नजर अब रविवार को 11:30 बजे सुबह होगी जब संसद की कार्रवाई फिर से शुरू होगी और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। देखना है कि क्या सांसदों को संसद पहुंचने से रोकने की कोई कोशिश होती है, क्योंकि आखिरी बॉल तक लड़ने की बात इमरान खान कर रहे हैं और तमाम जो उनके पास के विकल्प हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। आज तो संसद में दावा किया गया कि 174 जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली थे, लेकिन क्या संडे को भी इतनी तादाद होती है कि आखिरी कोशिश के तौर पे सांसदों को बाहर रोकने की कोशिश होती है? तो इस तरह की आशंकाएं पाकिस्तान में जन्म ले रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से आर्मी का भरोसा इमरान खान खो चुके हैं, जिस तरह से विपक्ष के जो तमाम दल हैं वो एकजुट हैं, तो उनके पास रास्ता बहुत कम है। और इसलिए भाषण में चलते चलते आखिरकार उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी वोटिंग का नतीजा होगा वो उससे ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो अब नजर रविवार सुबह 11:30 बजे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली पर रहेगी। तो लड़ाई जारी रखेंगे कह रहे हैं इमरान खान। वहीं इमरान खान के संबोधन से पहले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई। गो इमरान गो के नारे यहां पर लगे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को अब रविवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
इमरान खान के लगाए आरोपों से अमेरिका ने इनकार किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दावों में कोई सच्चाई नहीं, अमेरिका का कहना है। साथ ही ये भी कहा है कि पाकिस्तान के राजनीतिक हालात पर हमने कोई पत्र नहीं भेजा। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में कोई भूमिका नहीं है अमेरिका की। आपको बता दें कि इमरान खान ने अपने संबोधन में कहा था कि अमेरिका चाहता है कि मैं सत्ता से जाऊं, मेरे रूस जाने के फैसले से अमेरिका नाखुश है, इमरान खान ने कहा था। उत्तर प्रदेश से खबर, जहां यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव के चाचा उनके साथ आए थे। गठबंधन तोड़ने की अब तैयारी कहीं ना कहीं चल रही है, क्योंकि बुधवार शाम को शिवपाल यादव यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की थी। 30 मिनट तक ये बैठक चली थी, जिसके बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलें अब काफी तेज हो गई है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। अखिलेश यादव से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल ने आज अपने राजनीतिक दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की। उम्मीद थी कि शिवपाल चुप्पी तोड़ेंगे, पर शिवपाल सही समय आने पर बोलने की बात कहकर निकल गए। उपचुनाव दो जगह होना, उस पर कैसे उतर रहे? अभी उचित समय नहीं है। उचित समय जब होगा तब हम आपको बुला लेंगे, सब बता देंगे। बिल्कुल। क्या होने जा रहा है? इस तरह सारे समर्थक आपके तरफ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शिवपाल यादव क्या फैसला। मुझे कुछ नहीं कहना है, काहे परेशान हो, जब हम प्रेस बुला लेंगे तब बोल देंगे। शिवपाल यादव बुधवार को योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर आए हैं। अटकलें तेज हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आपको अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताते हैं कि शिवपाल के तेवर क्यों बागी हैं। शिवपाल यादव सपा संगठन में बड़ी जिम्मेदारी चाहते थे, पर अखिलेश तैयार नहीं हुए। शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने सपा विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया था। एमएलसी चुनाव में शिवपाल के किसी प्रत्याशी या करीबी का अखिलेश ने समर्थन करने से मना कर दिया था। शिवपाल को लग रहा है कि अखिलेश उन्हें सम्मान नहीं दे रहे। वहीं सपा का तर्क है कि शिवपाल का अपना राजनीतिक दल है, इस वजह से उन्हें विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया, और जब शिवपाल को सहयोगियों की बैठक में बुलाया गया तो शिवपाल नहीं आए। ये बात तय है कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को मनाने नहीं जा रहे हैं, और शिवपाल यादव के सामने सबसे बेहतर विकल्प है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। उनके लड़के को जसवंत नगर से टिकट मिल जाएगा जब दल बदल में सीट जाएगी, और हो सकता है कि बीजेपी उनको कहे कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ ले या राज्यसभा दे दे, नहीं तो उनकी चलेगी सत्ता में। वरना शिवपाल के संगठन में अब कोई बड़ा नेता बचा नहीं है। शादाब फातिमा बसपा गई, शारदा शुक्ला बीजेपी, अशोक वाजपेयी बीजेपी जा चुके हैं। तो ऐसे में शिवपाल की आगे की राह कठिन है, पर राजनीति है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सहयोगी विनीत कुमार पटेल के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो राजनीति में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अब बात करते हैं कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग्स मामले की, जिसमें अदालत ने एनसीबी की एसआईटी को चार्जशीट दायर करने के लिए समय 60 दिन और बढ़ा दिया। हालांकि एसआईटी ने जांच के लिए 90 दिन की मांग की थी। कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग्स केस में आपको याद होगा, फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित कुल 20 आरोपी हैं, जिनमें से 18 को जमानत मिल चुकी है, जबकि 2 लोग अभी हिरासत में जेल में हैं। कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग्स केस अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही विवादों में है। बचाव पक्ष का कहना है कि 180 दिन मिलने के बाद भी अगर एसआईटी चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रही है तो मतलब साफ है कि उसके पास सबूत नहीं है, इसलिए वो टाल मटोल कर रही है। डिफेंस पर तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इनके पास एविडेंस नहीं है, और ये एविडेंस नहीं होने के चलते जो है ये सिर्फ वक्त खींच रहे हैं और मांग कर रहे हैं इन सब चीज़ों की। और शुरू से लेकर आखिर तक इन लोगों ने व्हाट्सएप चैट के बारे में ही बात किया हुआ है, और व्हाट्सएप चैट भी कैसी चैट कि वी विल हैव अ ब्लास्ट। एक पार्टी में जाने के लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उस पार्टी में 1200 से 1300 के लोग आसपास जाते हैं, और उनमें से सिर्फ गिनती चुनती को सिलेक्टिव लोगों को अरेस्ट करते हैं कमर्शियल क्वांटिटी दिखा के। तो ये समझने वाली बात है कि ये सिलेक्टिव केस था कुछ पर्सनल वेंडेटा की वजह से और कुछ नहीं। और ये केस में इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम खींचा जा रहा है, क्योंकि ये लोगों के पास एविडेंस हाथ में नहीं लग रहा है, और बिकॉज इसीलिए क्योंकि एविडेंस इनके पास है ही नहीं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में एनसीबी ने तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर छापा मारकर ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ करने का दावा किया था, और अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में मामले के गवाह केपी गोसावी के साथ
सेल्फी वायरल होने और एक पंच प्रभाकर साहिल के आरोपों के बाद पूरे मामले पर सवाल उठे। नतीजा ये हुआ कि मामले की जांच दिल्ली एनसीबी की एसआईटी को दे दी गई, लेकिन एसआईटी 180 दिन में भी जांच पूरा नहीं कर पाई, जिसके बाद उसने अदालत में अर्जी देकर चार्जशीट दायर करने के लिए 90 दिन बढ़ाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 60 दिन ही दिए। एसआईटी की अर्जी में पुणे के सीएफएसएल लैब में जांच के लिए भेजे गए सभी 17 सैंपल साइकोट्रोपिक ड्रग्स पॉजिटिव पाए जाने के साथ जांच सही रास्ते पर होने का दावा भी किया गया है। इसमें क्या उसका था कि एनसीबी एक चार्जशीट ऑलरेडी फाइल कर सकती थी और फिर बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन उसका बचा था उसके लिए सप्लीमेंट्री कंप्लेंट या सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकती थी, और यही मुद्दे कोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे कल। जैसे कि पहले से ही आरोप लग रहा था इस पूरे मामले में कि कहीं न कहीं ये केस जो है बनाया गया है, इसके पीछे कहीं न कहीं कोई और किसी की मंशा है, वैसा ही सवाल अब फिर उठना शुरू हो गया है, क्योंकि जो एनसीबी की एसआईटी है वो 180 दिन होने के बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, वो और वक्त मांग रही है। उसका कहना है कि बहुत से अभी ऐसे आरोपी हैं, उनकी और जांच पड़ताल करनी है, और जो सबसे अहम गवाह है वो अहम गवाह ही दूसरे मामले में जेल में है, तो उसकी कस्टडी भी उसे नहीं मिल रही है। तो है लिहाजा कोर्ट ने अब 60 दिन का वक्त और दिया है कि वो चार्जशीट फाइल करे, तब तक अपनी जांच पूरी करे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण डोचा, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना के घटते मामले देखते हुए दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिल सकती है। उन्हें मास्क पहनने की मजबूरी से निजात दिलाने की बात चल रही है। दरअसल कल डीडीएमए की एक बैठक हुई, इस पर सहमति बनी कि मास्क न पहनने पर लगाया जाने वाला जुर्माना हटा लिया जाए। फिलहाल मास्क न पहनने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि भले ही जुर्माने जैसी सख्ती को हटा लिया जाए, लेकिन अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। मास्क हो चाहे कोविड नियमों का पालन करना हो, उसका पालन करते रहें। दिल्ली में मास्क ना लगाने पर जो 500 रुपए का जुर्माना होता है, संभव है वो अब ना हो। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक उसमें फैसला लिया गया है कि अब ये जो जुर्माना लगता है मास्क ना लगाने पर, ये मास्क ना लगाने पर जो 500 रुपए का जुर्माना दिल्ली के अंदर लग रहा है, उसको खत्म किया जाए। तो इस बारे में जल्द ही दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक आदेश जारी कर सकती है। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि एक तो कोरोना के जो मामले हैं अब वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लगभग 0.5% का पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि एक बहुत बड़ी आबादी को जो है वैक्सीन लग चुकी है। 100% लोगों को तो दिल्ली के अंदर पहली वैक्सीन की डोज लग ही चुकी है, और दूसरी डोज भी जो है वो एक बड़ी आबादी को लगाई जा चुकी है। दिल्ली सरकार, दूसरा जो कारण है ये फैसला लेने का वो ये भी है कि दिल्ली सरकार ने जो कोरोना नियमों को लागू करने के लिए जो अपनी फोर्स लगाई हुई थी, अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जो इस काम पर लगाए हुए थे कि वो लागू करवाएं, चालान काटें, कहीं कोई मास्क नहीं पहन रहा, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, तो इसको लागू करवाने के लिए जो अपनी फोर्स लगाई हुई थी, उनको अब उनके मूल काम पर लगा दिया है। तीसरा, अब दिल्ली के अंदर सारी दिल्ली ही खुली हुई है, सारे नियम जो हैं कोरोना वाले वो खत्म किए जा चुके हैं। दिल्ली वैसे भी बिल्कुल नॉर्मल ही घूम रही है। चौथी जो सबसे अहम बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, कि मास्क अब वैसे भी कोई नहीं लगा रहा है, क्योंकि लोग जो है बिना मास्क के ही अब घूम रहे हैं। लोगों को इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है, या लोग इतने ज़्यादा इससे बोर हो चुके हैं कि मास्क जो है वो अगर कहीं बिल्कुल ही ज़रूरत है, कोई बिल्कुल ही प्रेशर दे कि बिना मास्क पहने अगर आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते, आप मास्क नहीं पहनेंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो तभी लोग जो हैं मास्क पहन रहे हैं। इसके अलावा मास्क जो है वो लगभग छूट ही चुका है। तो ऐसे में ये पाया गया कि क्या अब मास्क जो है उसकी ज़रूरत अब नहीं है। तो सूत्रों के मुताबिक इसमें इस बात पर सहमति बनी है कि अब फाइन जो लगाया जाया करता था, जो कुछ समय पहले तक 2000 रुपये हुआ करता था, अभी कुछ दिन पहले जो है उसको घटाकर 500 रुपये कर दिया गया, और अब उसको जो है घटाकर निल, यानी कि कोई जुर्माना ना लगाने की बात अब कही जा रही है। लेकिन ये भी संभव है कि जब ये आदेश दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देगी कि अब दिल्ली में मास्क ना लगाने पर जो है आपको जुर्माना नहीं देना होगा, तो साथ में ये भी कहा जाए कि एडवाइस आपको दी जा रही है कि आप मास्क ज़रूर पहने। तो एडवाइस होना कि आप मास्क पहने ये अलग बात है,
और मास्क ना पहनना एक पनिशेबल ऑफेंस होना, ये अलग बात है। तो पनिशेबल ऑफेंस जो है उसके लिए सूत्रों के मुताबिक सहमति बन गई है कि मास्क ना पहनना एक पनिशेबल ऑफेंस यानी दंडनीय अपराध यानी 500 रुपये जुर्माने का अपराध जो है वो उसको ना रखा जाए। हाँ, एडवाइस के तौर पर लोगों को ये सलाह ज़रूर दी जाए कि आप मास्क अपनी सेफ्टी के लिए पहनते रहिए। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जो हमला हुआ उस मामले में अब ये मामला अदालत पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाकर इस मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इस हमले को बीजेपी की गुंडागर्दी बताया। इस मामले में अब तक 20 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक सवाल इससे अलग है, यहाँ सभी जानना चाह रहे होंगे, कल आपके घर पे हमला हुआ है तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखो, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, इस देश का एक आम नागरिक हूं। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन मेरे को यह लगता है कि इस तरह की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। बुधवार को अपने घर हुए हमले पर पहली बार एक दिन बाद प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे बीजेपी की गुंडागर्दी बताया और कहा कि इस तरह की हरकतों से देश के विकास पर असर पड़ेगा। हमें अगर देश को आगे ले जाना है, 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो प्यार और मोहब्बत से सब लोग मिलके काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। 75 साल तो खराब कर दिए हमने देश के, गंदी राजनीति करके, आपस में लड़के झगड़ के, मारपीट करके, गुंडागर्दी करके। अब अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सत्ताधारी पार्टी ऐसे राजधानी के अंदर इस किस्म की गुंडागर्दी करेगी तो युवाओं के अंदर क्या मैसेज जाता है? एक आम युवा क्या सोचेगा? वो सोचेगा यार यही सही होता होगा। ये गंदा संदेश जाता है। इस तरह से देश की तरक्की नहीं होती। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मामले को केवल राजनीतिक नहीं रहने देना चाहती। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके इस मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी वाले मुख्यमंत्री, जिनके घर के बाहर दिल्ली पुलिस के दर्जनों अधिकारी खड़े हुए थे, मूक दर्शक बन के साइड में खड़े थे और मुख्यमंत्री के घर पे हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, नारेबाजी की गई। ये सब कैमरे में कैद है, ये सब वीडियोस में आया है। कहां थी पुलिस? अब उस पुलिस को हम कंप्लेंट करें कि देखिए साहब ये हो गया। मुझे लगता है कि पुलिस से नहीं, ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट की तरफ से पुलिस के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ये लोग हर हमले की साजिश के अंदर ये बराबर के हिस्सेदार होते हैं। इस मामले में सीधा आरोप बीजेपी पर है। बुधवार को बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। इसी दौरान केजरीवाल के घर के दरवाजे पर रंग पोता गया, सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ा गया। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। जो घटना कल हुई उसको ये बहुत बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की हत्या की कोशिश हुई है, ये सरासर गलत है। चूंकि आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल विधानसभा में हुई घटना के ऊपर जो हंसे थे कश्मीरी पंडितों को लेके, उस पे वो एक्सपोज हो चुके हैं। पूरा हिंदुस्तान आज गुस्से के अंदर है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। मुख्यमंत्री के घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। ये हमला इसलिए हो सका क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अपना काम करने में चूकी। जवाबदेही दिल्ली पुलिस की है, लेकिन अभी तक ना तो दिल्ली पुलिस ने अपनी गलती मानी है और ना ही कोई सफाई सामने आई है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एजी जोसेफ के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार ने आज से पूर्वोत्तर के कई राज्यों में एस्पा यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का दायरा घटा दिया है। असम, नागालैंड और मणिपुर के अशांत माने जाने वाले हिस्से अब अशांत नहीं माने जाएंगे। असम के 23 जिलों से पूरी तरह से एस्पा को हटाया गया और एक में आंशिक तौर पर। मणिपुर की बात करें तो 6 जिलों के 15 पुलिस थानों को एस्पा के दायरे से बाहर किया गया और नागालैंड के 7 जिलों के 15 पुलिस थानों को इससे बाहर किया गया।
लोक जनशक्ति पार्टी के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दिल्ली में मौजूदा सरकारी बंगला कल खाली करा लिया गया। बंगला खाली कराते वक्त रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान काफी भावुक हो गए। 12 जनपद को छोड़ते वक्त चिराग पासवान ने कहा कि चिंता किसी बात की नहीं है, संघर्ष करना पिताजी से ही सीखा है। बायोकॉन की मालकिन किरण मजूमदार शॉ ने उद्योगपति होने के बावजूद हिम्मत दिखाते हुए कर्नाटक में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि अगर सांप्रदायिकता पर काबू नहीं पाया गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्नाटक की छवि बिगड़ जाएगी। कर्नाटक में हलाल मीट के खिलाफ विशेष अभियान। इन पर्चियों के जरिए हिंदुओं से दक्षिणपंथी संगठन अपील कर रहे हैं कि वो मुस्लिम दुकानों से हलाल मीट न खरीदें। और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक और कुछ मंत्री इसका समर्थन कर रहे हैं। ये एक तरह का आर्थिक जिहाद है, मतलब ये कि वो हलाल मीट का कारोबार अपने बीच ही कर सके, इसलिए ये हलाल मीट का कॉन्सेप्ट लाया गया है। हलाल मीट से पहले मंदिर परिसरों और हिंदुओं की विशेष यात्राओं के दौरान अल्पसंख्यकों को दुकान लगाने की इजाजत नहीं देने के साथ साथ अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों के बहिष्कार की मांग की वजह से सांप्रदायिक तनाव राज्य में बढ़ गया है। अब बायोकॉन की मालकिन किरण मजूमदार शॉ ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से अपील की है कि वो इस मामले में दखल दें। किरण मजूमदार शॉ ने लिखा कि हमें संप्रदाय के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देनी चाहिए। आईटी-बीटी सेक्टर में अगर सांप्रदायिकता घुसती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि बिगड़ेगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कृपया धर्म के आधार पर बढ़ते इस फासले को खत्म कीजिए। इस पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट किया कि कर्नाटक के धार्मिक विभाजन पर किरण मजूमदार शॉ जाग गई, अच्छा लगा। हिजाब मुद्दे पर जब वहां अल्पसंख्यक युद्धरत थे और जब कांग्रेस गैर हिंदुओं को हिंदू संस्थानों से दूर रखने का कानून बना रही थी, तब वो क्यों चुप थी? इधर पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने भी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये सरकार के अंदर माना मर्यादा इधर इस सरकार को शर्म है भी या नहीं, और मुख्यमंत्री में मर्दानगी है या नहीं। मैंने अब तक अपना गुस्सा काबू में रखा हुआ था, आखिर मुख्यमंत्री क्यों चुप हैं? ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮಗೇನೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ರೆ बहुत से संगठन कभी कुछ बैन करने की मांग करते हैं, कभी कुछ और करते हैं। हमें पता है कि किसका जवाब देना है और किसका नहीं। जहां जरूरत नहीं है वहां हम ध्यान नहीं देते। समाज धर्म के आधार पर बंट रहा है, धार्मिक उन्माद लगातार बढ़ रहा है। वो युवा जो कल तक अपनी बेरोजगारी को लेकर चिंतित थे, आज एक दूसरे संप्रदाय के खिलाफ नफरत फैलाने में व्यस्त हैं और नेता अपनी राजनीति में। नुकसान ब्रांड कर्नाटक का हो रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। नवरात्र के दौरान अगर आपका व्रत है और ट्रेन से सफर करना है तो अब आप ट्रेन में व्रत वाली थाली ऑर्डर कर सकते हैं। 2 अप्रैल से आईआरसीटीसी ने बिना प्याज लहसुन वाला खाना परोसने का इंतजाम किया है। नवरात्रि के दौरान आपका व्रत हो और ट्रेन का सफर लंबा है तो आप अपनी बर्थ पर व्रत की थाली ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ इस तरह की थाली आपकी सीट पर आईआरसीटीसी मुहैया करवाएगा। कीमत 99 रुपए से 250 रुपए के बीच होगी। कीमत सबसे कम जो कीमत हम लोगों ने रखी है भोजन का, वो साबूदाने की खिचड़ी का कीमत रखा है, हम लोगों ने बनाया है, और वो 99 रुपए का रखा है। ये कीमत जो है वो 4 अलग अलग तरह की थालियां हैं और करीब करीब ये 250 रुपए तक जाएंगी। इसमें फ्रेश जूस भी होगा, फलाहार का भी प्रोविज़न रखा हुआ है। फिर हम लोगों ने साबूदाने की खिचड़ी के साथ साथ कुट्टू के आटे का पकोड़ा और उसकी खास करके उसकी रोटियां, ऐसी सब चीज़ें रखी हैं। इसके अलावा सीताफल खीर, साबूदाना टिक्की, आलू चाप, पनीर मखमली, पराठा, अरबी मसाला
थाली में परोसे जाएंगे। इसमें न प्याज होगा और न ही लहसुन। ये खाना सेंधा नमक, घी और सफेद मक्खन से तैयार किया जाएगा। 1323 हाँ, इसके ऊपर आप डायल करिए और खाने का ऑर्डर दे दीजिए। दूसरा है आपका कि ecatering.irctc.co.in जो है, इसके ऊपर आप ये खाने का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ऐप के जरिए भी आप प्लेस कर सकते हैं। फूड ऑन ट्रैक IRCTC का अपना एक ऐप है। ये ऐप आप डाउनलोड करिए, खाने का ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। इस नई शुरुआत के जरिए IRCTC आने वाले व्रत के दौरान भी मुसाफिरों को ऐसी थाली परोसता रहेगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। भले अब सड़कों पर एम्बेसडर गाड़ियां नहीं दिखती, लेकिन कभी ये भारतीय सड़कों की शान हुआ करती थी। इंदौर के कलाकार सुंदर गुर्जर ने 3 महीने की मेहनत के बाद 1000 किलो का कबाड़ इस्तेमाल करके एक अनोखा रूप बना दिया। वैसे ये गाड़ी कम और कलाकृति ज्यादा है, क्योंकि अंदर से गाड़ी बिल्कुल खाली है। एम्बेसडर कार का निर्माण एक लंबे अरसे से बंद हो चुका है, लेकिन सुंदर गुर्जर को ये कार बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने गाड़ी को सहेजने के लिए इसमें 700 किलो पेच और दूसरी गाड़ियों की 400 किलो चेन्स को सजाया। अब इस गाड़ी को देखने और इसके साथ सेल्फी लेने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ी अहम खबर से, जहां अब ये साफ है कि वो अब अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इस्तीफे से इनकार कर दिया है। कल राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने अपनी ये बात कही। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि रविवार को मुल्क का फैसला होगा कि मुल्क किस तरफ जाएगा। इमरान खान ने कहा कि मैंने 20 साल तक क्रिकेट खेला, पूरी दुनिया ने देखा कि मैं आखिरी बॉल तक खेलता हूं। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। जो भी नतीजा होगा उसके बाद और ज्यादा मैं ताकतवर होकर सामने आऊंगा। अपने संबोधन में इमरान खान ने अमेरिका पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इशारे पर विपक्ष ने उनके खिलाफ साजिश की और साथ ही कहा कि रविवार को जो गद्दारी होने जा रही है उसे याद रखना, गद्दारों को देश की जनता नहीं बख्शेगी। मुझे लोगों ने किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें। मैं रिजाइन कर दूं? मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ा होकर सामने आऊंगा। जो भी रिजल्ट हो, अपनी कौम से कमिटमेंट है कि हमेशा जब तक मेरे में खून है मैं इसका मुकाबला करूंगा। मेरी जिंदगी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। मैं अपने घर में रहता हूं, मैं अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूं। मेरा तो कोई कैंप ऑफिस नहीं है। मैंने तो आके कोई फैक्ट्रियां नहीं बनाई। नवाज शरीफ ने इतने दौर में 18 फैक्ट्रियां बना ली थी सरकारी बैंकों से पैसे लेकर, और फिर बाद में वो कर्जे माफ करवा लिए। ना मेरे कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में है। मैं अपने घर में रहूंगा, अपने घर में रहता हूं। लेकिन इस कौम से ये जो गद्दारी हो रही है और ये जो होने जा रही है संडे को, मैं ये चाहता हूं कि एक एक लोगों का, एक एक गद्दार की आप शक्ल याद रखना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने तकरीबन पौने घंटे के भाषण में अमेरिका पर खास तौर पर निशाना साधा। हवाला उस खत का दिया जिसमें उनके मुताबिक उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची गई, धमकी दी गई। हालांकि पाकिस्तान के जानकार कहते हैं कि वो महज एक राजनयिक केबल था, जिसको कि इतना ज्यादा तूल दे रहे हैं इमरान खान ताकि वो जता सकें कि विपक्ष जो है वो बाहरी मुल्कों के हाथों बिका हुआ है। विपक्ष को डिस्क्रेडिट करने की एक कोशिश इमरान खान की तरफ से की जा रही है, ऐसा पाकिस्तान के जानकार कहते हैं। दूसरी अहम बात कि इसी स्पीच में उन्होंने न सिर्फ नवाज शरीफ को पर निशाना साधा, बल्कि पीपीपी पर भी निशाना साधा, साथ ही साथ जो मौलाना फजलुर रहमान है उन पर भी निशाना साधा, और पाकिस्तान की आर्मी के लिए भी कहा कि अब उनको वो पसंद आने लगे हैं जिन पर 30 सालों से मुकदमे हैं। तो कुल मिलाकर एक भावनात्मक स्पीच देने की कोशिश की, लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जो तब्दीली लाना चाहते थे उसके खिलाफ उनके खिलाफ इसलिए साजिश की गई है। और इस बीच जो संसद के भीतर से तस्वीर आई जिसमें कि 174 विपक्ष के सांसदों का और साथ में इमरान खान की पार्टी के भी कुछ सांसदों के जुटने की बात की गई। अंदर
गो इमरान गो के नारे भी लगे, इस तरह के वीडियोज भी पाकिस्तान से निकलकर सामने आए। तो तादाद इमरान खान के खिलाफ बताई जा रही है। नजर अब रविवार को 11:30 बजे सुबह होगी, जब संसद की कार्रवाई फिर से शुरू होगी और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। देखना है कि क्या सांसदों को संसद पहुंचने से रोकने की कोई कोशिश होती है, क्योंकि आखिरी बॉल तक लड़ने की बात इमरान खान कर रहे हैं और तमाम जो उनके पास के विकल्प हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। आज तो संसद में दावा किया गया कि 174 जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली थे, लेकिन क्या संडे को भी इतनी तादाद होती है कि आखिरी कोशिश के तौर पे सांसदों को बाहर रोकने की कोशिश होती है? तो इस तरह की आशंकाएं पाकिस्तान में जन्म ले रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से आर्मी का भरोसा इमरान खान खो चुके हैं, जिस तरह से विपक्ष के जो तमाम दल हैं वो एकजुट हैं, तो उनके पास रास्ता बहुत कम है। और इसलिए भाषण में चलते चलते आखिरकार उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी वोटिंग का नतीजा होगा वो उससे ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो अब नजर रविवार सुबह 11:30 बजे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली पर रहेगी। और वहीं कल इमरान खान के संबोधन से पहले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई। गो इमरान गो के नारे यहां पर लगे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को रविवार तक के लिए अब स्थगित कर दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ इमरान खान ने जो आरोप अमेरिका पर लगाए उससे अमेरिका ने साफ इनकार किया। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान के राजनीतिक हालात पर कोई चिट्ठी अमेरिका ने नहीं भेजी। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में कोई भूमिका अमेरिका की नहीं है। अमेरिका चाहता है कि मैं सत्ता से जाऊं, ये बात कल इमरान खान ने कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे रूस जाने के फैसले से अमेरिका नाखुश है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफ्स्पा की। केंद्र सरकार ने आज से पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का दायरा घटा दिया। असम, नागालैंड और मणिपुर के अशांत माने जाने वाले हिस्से अब अशांत नहीं माने जाएंगे। असम के 23 जिलों से पूरी तरह से इसको हटा दिया गया है। एक में आंशिक तौर पर एफ्स्पा है। मणिपुर की बात करें तो 6 जिलों के 15 पुलिस थानों को एफ्स्पा के दायरे से बाहर किया गया और नागालैंड के 7 जिलों के 15 पुलिस थानों को इससे बाहर किया गया है। और बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव के चाचा उनके साथ मिल गए थे शिवपाल यादव, लेकिन अब गठबंधन तोड़ने की कहीं ना कहीं तैयारियां चल रही हैं। बुधवार शाम को शिवपाल यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। योगी आदित्यनाथ से 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक ये बैठक चली थी, लेकिन उसमें क्या हुआ उस पर वो कुछ भी नहीं बोले शिवपाल यादव। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि वो शिवपाल यादव बीजेपी में जा सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। इसको समझने के लिए आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट को। अखिलेश यादव से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल ने आज अपने राजनीतिक दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की। उम्मीद थी कि शिवपाल चुप्पी तोड़ेंगे, पर शिवपाल सही समय आने पर बोलने की बात कहकर निकल गए। उपचुनाव दो जगह होना, उस पर कैसे उतर रहे? अभी उचित समय नहीं है। उचित समय जब होगा तब हम आपको बुला लेंगे, सब बता देंगे। बिल्कुल। क्या होने जा रहा है? इस तरह सारे समर्थक आपकी तरफ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शिवपाल यादव क्या फैसला। मुझे कुछ नहीं कहना है, काहे परेशान हो, जब हम प्रेस बुला लेंगे तब बोल देंगे। शिवपाल यादव बुधवार को योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर आए हैं। अटकलें तेज हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आपको अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताते हैं कि शिवपाल के तेवर क्यों बागी हैं। शिवपाल यादव सपा संगठन में बड़ी जिम्मेदारी चाहते थे, पर अखिलेश तैयार नहीं हुए। शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने सपा विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया था। एमएलसी चुनाव में शिवपाल के किसी प्रत्याशी या करीबी का अखिलेश ने समर्थन करने से मना कर दिया था। शिवपाल को लग रहा है कि अखिलेश उन्हें सम्मान नहीं दे रहे।
वहीं सपा का तर्क है कि शिवपाल का अपना राजनीतिक दल है, इस वजह से उन्हें विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया और जब शिवपाल को सहयोगियों की बैठक में बुलाया गया तो शिवपाल नहीं आए। ये बात तय है कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को मनाने नहीं जा रहे हैं और शिवपाल यादव के सामने सबसे बेहतर विकल्प है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। उनके लड़के को जसवंत नगर से टिकट मिल जाएगा जब दल बदल में सीट जाएगी और हो सकता है कि बीजेपी उनको कहे कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ ले या राज्यसभा दे दे, नहीं तो उनकी चलेगी सत्ता में। वरना शिवपाल के संगठन में अब कोई बड़ा नेता बचा नहीं है। शादाब फातिमा बसपा गई, शारदा शुक्ला बीजेपी, अशोक वाजपेयी बीजेपी जा चुके हैं। तो ऐसे में शिवपाल की आगे की राह कठिन है, पर राजनीति है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सहयोगी विनीत कुमार पटेल के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर कमर तोड़ महंगाई की। आज से आपके महीने भर के बजट और रोजाना के खर्चों पर महंगाई का और ज्यादा भार पड़ने वाला है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर आज से 250 रुपए महंगा हो गया। कमर्शियल एलपीजी की कीमत आज से 2253 रुपए हो गई है। टोल टैक्स में भी इजाफा किया गया है। आज से 800 से ज्यादा दवाएं आज से महंगी होंगी। एंटीबायोटिक, पेन किलर जैसी जरूरी दवाएं 10% महंगी हो जा रही हैं। और हवाई उड़ानों की अगर बात करें तो हवाई उड़ानों का ईंधन आज से ही 2% महंगा हो गया है। लग्जरी और कमर्शियल वाहनों के दाम बढ़ाएंगी कंपनियां। इन वाहनों पर 1 से 4% तक का इजाफा होगा। वहीं 2.5 लाख से ज्यादा के सालाना पीएफ जमा पर आपको अब टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इसकी खरीद हो चाहे बिक्री हो, उस पर भी आज से 30% टैक्स लगेगा। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आई है और सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने आज एक ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि 10,000 नौकरियों के निर्देश देने की जानकारी इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने दी, जिसमें लिखा कि प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आपकी सरकार ने सभी सेवा बोर्डों को आगामी 100 दिनों में 10,000 से ज्यादा प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने हेतु निर्देश दिए हैं। और बात करते हैं कोरोना की। हम जानते हैं कि कोरोना के मामले पिछले दिनों काफी घटे हैं। दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर यहां पर यह है कि कल डीडीएमए की एक बैठक हुई। इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि मास्क को लेकर जो जुर्माना लगता था उस जुर्माने को हटा लिया जाए। फिलहाल मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि भले ही जुर्माने जैसी सख्ती को हटा भी लिया जाए, लेकिन अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है, इसलिए मास्क, कोविड नियमों का पालन करते रहें। दिल्ली में मास्क ना लगाने पर जो 500 रुपए का जुर्माना होता है, संभव है वो अब ना हो। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक उसमें फैसला लिया गया है कि अब ये जो जुर्माना लगता है मास्क ना लगाने पर, ये मास्क ना लगाने पर जो 500 रुपए का जुर्माना दिल्ली के अंदर लग रहा है उसको खत्म किया जाए। तो इस बारे में जल्द ही दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक आदेश जारी कर सकती है। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि एक तो कोरोना के जो मामले हैं अब वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लगभग 0.5% का पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि एक बहुत बड़ी आबादी को जो है वैक्सीन लग चुकी है। 100% लोगों को तो दिल्ली के अंदर पहली वैक्सीन की डोज लग ही चुकी है और दूसरी डोज भी जो है वो एक बड़ी आबादी को लगाई जा चुकी है। दिल्ली सरकार, दूसरा जो कारण है ये फैसला लेने का वो ये भी है कि दिल्ली सरकार ने जो कोरोना नियमों को लागू करने के लिए जो अपनी फोर्स लगाई हुई थी, अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जो इस काम पर लगाए हुए थे कि वो लागू करवाएं, चालान काटें, कहीं कोई मास्क नहीं पहन रहा, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, तो इसको लागू करवाने के लिए जो अपनी फोर्स लगाई हुई थी उनको अब उनके मूल काम पर लगा दिया है। तीसरा, अब दिल्ली के अंदर सारी दिल्ली ही खुली हुई है, सारे नियम जो हैं कोरोना वाले वो खत्म किए जा चुके हैं। दिल्ली वैसे भी बिल्कुल नॉर्मल ही घूम रही है। चौथी जो सबसे अहम बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि मास्क अब वैसे भी कोई नहीं लगा रहा है, क्योंकि लोग जो है बिना मास्क के ही अब घूम रहे हैं। लोगों को इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है या लोग इतने ज़्यादा इससे बोर हो चुके हैं कि मास्क जो है वो
अगर कहीं बिल्कुल ही ज़रूरत है, कोई बिल्कुल ही प्रेशर दे कि बिना मास्क पहने अगर आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते, आप मास्क नहीं पहनेंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो तभी लोग जो हैं मास्क पहन रहे हैं। इसके अलावा मास्क जो है वो लगभग छूट ही चुका है। तो ऐसे में ये पाया गया कि क्या अब मास्क जो है उसकी ज़रूरत अब नहीं है। तो सूत्रों के मुताबिक इसमें इस बात पर सहमति बनी है कि अब फाइन जो लगाया जाया करता था, जो कुछ समय पहले तक 2000 रुपये हुआ करता था, अभी कुछ दिन पहले जो है उसको घटाकर 500 रुपये कर दिया गया और अब उसको जो है घटाकर नील यानी कि कोई जुर्माना ना लगाने की बात अब कही जा रही है। लेकिन ये भी संभव है कि जब ये आदेश दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देगी कि अब दिल्ली में मास्क ना लगाने पर जो है आपको जुर्माना नहीं देना होगा, तो साथ में ये भी कहा जाए कि एडवाइस आपको दी जा रही है कि आप मास्क ज़रूर पहने। तो एडवाइस होना कि आप मास्क पहने ये अलग बात है और मास्क ना पहनना एक पनिशेबल ऑफेंस होना ये अलग बात है। तो पनिशेबल ऑफेंस जो है उसके लिए सूत्रों के मुताबिक सहमति बन गई है कि मास्क ना पहनना एक पनिशेबल ऑफेंस यानी दंडनीय अपराध यानी 500 रुपये जुर्माने का अपराध जो है वो उसको ना रखा जाए। हाँ, एडवाइस के तौर पर लोगों को ये सलाह ज़रूर दी जाए कि आप मास्क अपनी सेफ्टी के लिए पहनते रहिए। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले का जो पूरा मामला है वो अब अदालत पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस याचिका को लगाकर इस मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इस हमले को बीजेपी की गुंडागर्दी बताया है। इस मामले में अब तक 20 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक सवाल इससे अलग है, यहाँ सभी जानना चाह रहे होंगे, कल आपके घर पे हमला हुआ है तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखो, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, इस देश का एक आम नागरिक हूं, देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। लेकिन मेरे को यह लगता है कि इस तरह की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। बुधवार को अपने घर हुए हमले पर पहली बार एक दिन बाद प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे बीजेपी की गुंडागर्दी बताया और कहा कि इस तरह की हरकतों से देश के विकास पर असर पड़ेगा। हमें अगर देश को आगे ले जाना है, 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो प्यार और मोहब्बत से सब लोग मिलके काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। 75 साल तो खराब कर दिए हमने देश के, गंदी राजनीति करके, आपस में लड़के झगड़ के, मारपीट करके, गुंडागर्दी करके। अब अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सत्ताधारी पार्टी ऐसे राजधानी के अंदर इस किस्म की गुंडागर्दी करेगी तो युवाओं के अंदर क्या मैसेज जाता है? एक आम युवा क्या सोचेगा? वो सोचेगा यार यही सही होता होगा। ये गंदा संदेश जाता है। इस तरह से देश की तरक्की नहीं होती। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मामले को केवल राजनीतिक नहीं रहने देना चाहती। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके इस मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी वाले मुख्यमंत्री, जिनके घर के बाहर दिल्ली पुलिस के दर्जनों अधिकारी खड़े हुए थे, मूक दर्शक बन के साइड में खड़े थे और मुख्यमंत्री के घर पे हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, नारेबाजी की गई। ये सब कैमरे में कैद है, ये सब वीडियोस में आया है। कहां थी पुलिस? अब उस पुलिस को हम कंप्लेंट करें कि देखिए साहब ये हो गया। मुझे लगता है कि पुलिस से नहीं, ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट की तरफ से पुलिस के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ये लोग हर हमले की साजिश के अंदर ये बराबर के हिस्सेदार होते हैं। इस मामले में सीधा आरोप बीजेपी पर है। बुधवार को बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। इसी दौरान केजरीवाल के घर के दरवाजे पर रंग पोता गया, सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ा गया। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। जो घटना कल हुई उसको ये बहुत बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की हत्या की कोशिश हुई है, ये सरासर गलत है। चूंकि आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल विधानसभा में हुई घटना के ऊपर जो हंसे थे कश्मीरी पंडितों को लेके, उस पे वो एक्सपोज हो चुके हैं। पूरा हिंदुस्तान आज गुस्से के अंदर है।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। मुख्यमंत्री के घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। ये हमला इसलिए हो सका क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अपना काम करने में चूकी। जवाबदेही दिल्ली पुलिस की है, लेकिन अभी तक ना तो दिल्ली पुलिस ने अपनी गलती मानी है और ना ही कोई सफाई सामने आई है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एजी जोसेफ के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार ने आज से पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का दायरा घटा दिया है। असम, नागालैंड और मणिपुर के अशांत माने जाने वाले हिस्से अब अशांत नहीं माने जाएंगे। इन असम की अगर बात करें तो यहां 23 जिलों से पूरी तरह से एफ्स्पा को हटाया गया, एक में आंशिक तौर पर। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस थानों को एफ्स्पा के दायरे से बाहर कर दिया गया है और नागालैंड के 7 जिलों के 15 पुलिस थानों को इससे बाहर किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भावुक हो गए उस वक्त जब उनके पिता को मिला हुआ जो बंगला है, रामविलास पासवान को मिला हुआ था, वो दिवंगत नेता हैं, उनको जो बंगला मिला था, जब खाली कराने की बात हुई सरकारी बंगला को, तो वो भावुक हो गए। बंगला खाली करते वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर चिराग पासवान को 12 जनपद पर ये बंगला उनको मिला हुआ था। छोड़ते वक्त चिराग पासवान ने कहा कि चिंता किसी बात की नहीं है, संघर्ष करना पिताजी से ही सीखा है। कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग्स केस में अदालत ने एनसीबी की एसआईटी को चार्जशीट दायर करने के लिए समय 60 दिन और बढ़ा दिया। हालांकि एसआईटी ने जांच के लिए और 90 दिन की मांग की थी। कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग्स केस में सभी जानते हैं कि फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित कुल 20 आरोपी हैं, जिनमें से 18 को जमानत मिल चुकी है, जबकि 2 अब भी हिरासत में जेल में हैं। कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग्स केस अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही विवादों में है। बचाव पक्ष का कहना है कि 180 दिन मिलने के बाद भी अगर एसआईटी चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रही है तो मतलब साफ है कि उसके पास सबूत नहीं है, इसलिए वो टाल मटोल कर रही है। डिफेंस में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इनके पास एविडेंस नहीं है और ये एविडेंस नहीं होने के चलते जो है ये सिर्फ वक्त खींच रहे हैं और मांग कर रहे हैं इन सब चीज़ों की। और शुरू से लेकर आखिर तक इन लोगों ने व्हाट्सएप चैट के बारे में ही बात किया हुआ है। और व्हाट्सएप चैट भी कैसी चैट कि वी विल हैव अ ब्लास्ट। एक पार्टी में जाने के लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उस पार्टी में 1200 से 1300 के लोग आसपास जाते हैं और उनमें से सिर्फ गिनती चुनती को सिलेक्टिव लोगों को अरेस्ट करते हैं कमर्शियल क्वांटिटी दिखा के। तो ये समझने वाली बात है कि ये सिलेक्टिव केस था कुछ पर्सनल वेंडेटा की वजह से और कुछ नहीं। और ये केस में इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम खींचा जा रहा है क्योंकि ये लोगों के पास एविडेंस हाथ में नहीं लग रहा है और बिकॉज इसीलिए क्योंकि एविडेंस इनके पास है ही नहीं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में एनसीबी ने तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर छापा मारकर ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ करने का दावा किया था और अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में मामले के गवाह केपी गोसावी के साथ सेल्फी वायरल होने और एक पंच प्रभाकर साहिल के आरोपों के बाद पूरे मामले पर सवाल उठे। नतीजा ये हुआ कि मामले की जांच दिल्ली एनसीबी की एसआईटी को दे दी गई, लेकिन एसआईटी 180 दिन में भी जांच पूरा नहीं कर पाई, जिसके बाद उसने अदालत में अर्जी देकर चार्जशीट दायर करने के लिए 90 दिन बढ़ाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 60 दिन ही दिए। एसआईटी की अर्जी में पुणे के सीएफएसएल लैब में जांच के लिए भेजे गए सभी 17 सैंपल साइकोट्रोपिक ड्रग्स पॉजिटिव पाए जाने के साथ जांच सही रास्ते पर होने का दावा भी किया गया है। इसमें क्या उसका था कि एनसीबी एक चार्जशीट ऑलरेडी फाइल कर सकती थी और फिर बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन उसका बचा था उसके लिए सप्लीमेंट्री कंप्लेंट या सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकती थी और यही मुद्दे कोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे कल। जैसे कि पहले से ही आरोप लग रहा था इस पूरे मामले में कि कहीं न कहीं ये केस जो है बनाया गया है, इसके पीछे कहीं न कहीं कोई और किसी की मंशा है, वैसा ही सवाल अब फिर उठना शुरू हो गया है क्योंकि जो एनसीबी की एसआईटी है वो 180 दिन होने के बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, वो और वक्त मांग रही है। उसका कहना है कि बहुत से अभी ऐसे आरोपी हैं, उनकी और जांच पड़ताल करनी है और जो सबसे अहम गवाह है वो अहम गवाह ही दूसरे मामले में जेल में है तो उसकी कस्टडी भी उसे नहीं मिल रही है। तो है लिहाजा कोर्ट ने अब 60 दिन का वक्त और दिया है कि वो चार्जशीट फाइल करें, तब तक अपनी जाँच पूरी करें। मुंबई से कैमरामैन
प्रवीण रोचा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। बायोकॉन की मालकिन किरण मजूमदार शॉ ने उद्योगपति होने के बावजूद हिम्मत दिखाते हुए कर्नाटक में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि अगर सांप्रदायिकता पर काबू नहीं पाया गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्नाटक की छवि बिगड़ जाएगी। कर्नाटक में हलाल मीट के खिलाफ विशेष अभियान। इन पर्चियों के जरिए हिंदुओं से दक्षिणपंथी संगठन अपील कर रहे हैं कि वो मुस्लिम दुकानों से हलाल मीट न खरीदें। और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक और कुछ मंत्री इसका समर्थन कर रहे हैं। ये एक तरह का आर्थिक जिहाद है। मतलब ये कि वो हलाल मीट का कारोबार अपने बीच ही कर सके, इसलिए ये हलाल मीट का कॉन्सेप्ट लाया गया है। हलाल मीट से पहले मंदिर परिसरों और हिंदुओं की विशेष यात्राओं के दौरान अल्पसंख्यकों को दुकान लगाने की इजाजत नहीं देने के साथ साथ अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों के बहिष्कार की मांग की वजह से सांप्रदायिक तनाव राज्य में बढ़ गया है। अब बायोकॉन की मालकिन किरण मजूमदार शॉ ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से अपील की है कि वो इस मामले में दखल दें। किरण मजूमदार शॉ ने लिखा कि हमें संप्रदाय के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देनी चाहिए। आईटी-बीटी सेक्टर में अगर सांप्रदायिकता घुसती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि बिगड़ेगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कृपया धर्म के आधार पर बढ़ते इस फासले को खत्म कीजिए। इस पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट किया कि कर्नाटक के धार्मिक विभाजन पर किरण मजूमदार शॉ जाग गई, अच्छा लगा। हिजाब मुद्दे पर जब वहां अल्पसंख्यक युद्धरत थे और जब कांग्रेस गैर हिंदुओं को हिंदू संस्थानों से दूर रखने का कानून बना रही थी, तब वो क्यों चुप थी? इधर पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने भी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ इस सरकार को शर्म है भी या नहीं और मुख्यमंत्री में मर्दानगी है या नहीं। मैंने अब तक अपना गुस्सा काबू में रखा हुआ था। आखिर मुख्यमंत्री क्यों चुप हैं? ದಿವಸದಿಂದ ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮಗೇನೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ರೆ बहुत से संगठन कभी कुछ बैन करने की मांग करते हैं, कभी कुछ और करते हैं। हमें पता है कि किसका जवाब देना है और किसका नहीं। जहां जरूरत नहीं है वहां हम ध्यान नहीं देते। समाज धर्म के आधार पर बंट रहा है, धार्मिक उन्माद लगातार बढ़ रहा है। वो युवा जो कल तक अपनी बेरोजगारी को लेकर चिंतित थे, आज एक दूसरे संप्रदाय के खिलाफ नफरत फैलाने में व्यस्त हैं और नेता अपनी राजनीति में। नुकसान ब्रांड कर्नाटक का हो रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। नवरात्र के दौरान अगर आपका व्रत है और ट्रेन से सफर करना है तो अब आप ट्रेन में व्रत वाली थाली ऑर्डर कर सकते हैं। 2 अप्रैल से आईआरसीटीसी ने बिना प्याज लहसुन वाला खाना परोसने का इंतजाम किया है। नवरात्रि के दौरान आपका व्रत हो और ट्रेन का सफर लंबा है तो आप अपनी बर्थ पर व्रत की थाली ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ इस तरह की थाली आपकी सीट पर आईआरसीटीसी मुहैया करवाएगा। कीमत 99 रुपए से 250 रुपए के बीच होगी। कीमत सबसे कम जो कीमत हम लोगों ने रखी है भोजन का, वो साबूदाने की खिचड़ी का कीमत रखा है, हम लोगों ने बनाया है और वो 99 रुपए का रखा है। ये कीमत जो है वो 4 अलग अलग तरह की थालियां हैं और करीब करीब ये 250 रुपए तक जाएंगी। इसमें फ्रेश जूस भी होगा, फलाहार का भी प्रोविज़न रखा हुआ है। फिर हम लोगों ने साबूदाने की खिचड़ी के साथ साथ कुट्टू के आटे का पकोड़ा और उसकी खास करके उसकी रोटियां, ऐसी सब चीज़ें रखी हैं। इसके अलावा सीताफल खीर, साबूदाना टिक्की, आलू चाप, पनीर मखमली, पराठा, अरबी मसाला थाली में परोसे जाएंगे। इसमें न प्याज होगा और न ही लहसुन। यह खाना सेंधा नमक, घी और सफेद मक्खन से तैयार किया जाएगा। 1323 हाँ, इसके ऊपर आप डायल करिए और खाने का ऑर्डर दे दीजिए। दूसरा है आपका कि ecatering.irctc.co.in,
जो है इसके ऊपर आप ये खाने का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ऐप के जरिए भी आप प्लेस कर सकते हैं। फूड ऑन ट्रैक IRCTC का अपना एक ऐप है, ये ऐप आप डाउनलोड करिए, खाने का ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। इस नई शुरुआत के जरिए IRCTC आने वाले व्रत के दौरान भी मुसाफिरों को ऐसी थाली परोसता रहेगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। भले अब सड़कों पर एम्बेसडर गाड़ियां नहीं दिखती, लेकिन कभी ये भारतीय सड़कों की शान हुआ करती थी। इंदौर के कलाकार सुंदर गुर्जर ने 3 महीने की मेहनत के बाद 1000 किलो का कबाड़ इस्तेमाल करके एक अनोखा रूप बना दिया। वैसे ये गाड़ी कम और कलाकृति ज्यादा है, क्योंकि अंदर से गाड़ी बिल्कुल खाली है। एम्बेसडर कार का निर्माण एक लंबे अरसे से बंद हो चुका है, लेकिन सुंदर गुर्जर को ये कार बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने गाड़ी को सहेजने के लिए इसमें 700 किलो पेच और दूसरी गाड़ियों की 400 किलो चेन्स को सजाया। अब इस गाड़ी को देखने और इसके साथ सेल्फी लेने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि कल DDMA की दिल्ली में एक बैठक हुई, जिसमें इस बात पे कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई दिख रही है कि किस तरह से हाल ही में कोरोना के मामले कम हुए हैं, जिसके चलते जो जुर्माना लगता है, अभी प्रावधान है 500 रुपए मास्क ना पहनने पर, तो उसको हटा लिया जाए। इस पर सहमति बनती हुई दिख रही है। देखना ये होगा कि इसको लागू कब से कर दिया जाए, लेकिन ये बात जानना भी जरूरी है कि नियम अपनी जगह है, यानी जुर्माना भले ही हट जाए, लेकिन ये सेहत से जुड़ा मामला है, इसलिए सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। जो कोविड रिलेटेड नियम है, जो उनका पालन करना जरूरी है, क्योंकि भले ही मामले अभी कम लग रहे हों, लेकिन हम जानते हैं बाहर मुल्क में, चाइना में, चीन में जिस तरह से इस वक्त कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये एक नियम भले ही जुर्माना यहाँ पे हटा भी लिया जाए, लेकिन एक कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप अभी भी मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, कोविड नियमों का पालन जरूर करें। तो देखना ये होगा DDMA की बैठक में जो कहीं ना कहीं सहमति बनी दिल्ली में, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब जुर्माना 2000 रुपए तक लगता था, और अब जो प्रावधान है वो 500 रुपए का है, उसको भी हटाने की यहाँ पर बात हो रही है। क्या ये जुर्माना हटा लिया जाएगा? कुछ देर में हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे कि इस बैठक में, DDMA की बैठक में और क्या कुछ किसी नतीजे पे पहुंचा गया। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये दिल्ली के कैनॉट प्लेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए शायद अब आम हो गया है, वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या मास्क पहना भी है तो वो ठीक से नहीं पहना हुआ है। और हाल ही में हमने देखा किस तरह से कोरोना केसेस घटे हैं, तो लोगों को थोड़ी राहत इस बात से मिलेगी अगर वो जुर्माना हट जाता है, लेकिन अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए बेहतर ये होगा कि मास्क या बाकी जो नियम है, हाथ को सैनिटाइज करते रहना, इन नियमों का पालन करते रहें। और परिमल कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। परिमल, यहाँ पर DDMA की कल एक बैठक हुई थी, क्या कुछ उसमें सहमति बनी? क्या कुछ नया नियम, और क्या ये जुर्माना अब हट जाएगा और कब से हटेगा? देखिए, उसके लिए औपचारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन इस बात पे सहमति बन गई है कि मास्क जो मैंडेटरी होता था और ना लगाने की सूरत में चालान किया जाता था, अब वो नहीं हो पाएगा। और उसको लेकर औपचारिक ऐलान कब से ये हो पाएगा, उसको लेकर एक औपचारिक घोषणा जो है सरकार की तरफ से कर दी जाएगी या रिलीज भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझना जरूरी है कि ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि अगर हम केसेस को देखें, कोरोना के मामलों को देखे जाए, तो हम लोग अक्सर जुड़ते रहे हैं, दर्शकों को बताते भी रहे कि किस तरीके से नंबर भी बढ़े थे एक वक्त में, और अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो शुरुआत में जब कोरोना के मामले आए थे 2 साल पहले अप्रैल के महीने का, तो उसके आसपास के नंबर्स अभी रिपोर्ट हो रहे हैं। 1200, 1300, 1350 ऐसे नंबर रिपोर्ट हो रहे हैं पूरे देश भर से। तो एक जो स्थिति पहले से बेहतर हो रही है कोरोना के मामलों को लेकर, इसी के बाद ये सहमति बनी है कि मास्क जो लगाना अनिवार्य होता था उसकी बाध्यता खत्म कर दी जाए। और DDMA में तमाम लोग जुड़ते हैं, उसमें NCDC भी रहता है, एक्सपर्ट्स होते हैं जो कोरोना से जमीनी लेवल पे डील कर रहे होते हैं, और उनके पास ये पूरा आइडिया होता है कि कैसे चीजें बदल रही हैं या बदलने वाली है आने वाले वक्त में। और इसी के बाद एक्सपर्ट्स के साथ बैठक में, DDMA की बैठक में एक सहमति बनी है कि मास्क अब मैंडेटरी नहीं होगा, और जो लोग नहीं लगाते थे उन पे 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता था जब कभी वो पकड़ में आते थे कि बिना मास्क के अगर वो पब्लिक प्लेस पे हैं तो
तो वो जुर्माना उनको नहीं देना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत में जब 2 साल पहले एक तरीके से 2 साल से लोग मास्क में थे, तो एक बड़ी राहत दिल्ली वालों को मिलने वाली है, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस भी उसी तरीके के इमर्ज हो रहे होंगे जब ये फैसला लिया गया है। क्योंकि इसमें आप ये भी समझिए कि कई बार ये भी चर्चा हो रही है कि चौथी लहर भी आएगी, है ना? तो उसके मद्देनजर अब ये लग रहा है कि फिलहाल स्थिति ऐसी है जहां पे ये फैसला लिया जा सकता है कि मास्क अनिवार्य ना हो। जी, मास्क ये फैसला लिया जा सकता है कि उस पर जुर्माना ना हो। लेकिन परिमल, आप बहुत वक्त से, बल्कि यूं कह सकते हैं जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, कोरोना का वक्त दौर शुरू हुआ है, आप उससे जुड़ी हर जानकारी बारीकी से समझ रहे हैं, एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? भले ही हम जानते हैं केसेस अभी भारत में कम है, लेकिन विदेशों में मामले बढ़ रहे हैं। चीन का उदाहरण सबके सामने है, जर्मनी में भी हमने देखा। क्या लगता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय क्या है? एक चीज अगर आपको बताएं कि कल ही मेरी बात हो रही थी, स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि अगर लहर आती भी है, चौथी लहर, तो 3 महीने तक नहीं आएगी। 3 महीने यानी मानकर चलिए जया कि अप्रैल, मई, जून के बाद वो लहर आ सकती है। अब उसके प्रभाव की बात होती है कि वो प्रभाव कितना छोड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये रही है, तीसरी लहर में भी हमने देखा कि जो वैक्सीनेशन हुआ है, उस वैक्सीनेशन के दम पे उस तरह की घटनाएं सामने में निकल कर नहीं आई जिस तरीके से हमने दूसरी लहर में देखा था कि कोरोना ने कितनी तबाही मचाई थी, लोगों की जानें रोजाना जा रही थी। वैसी स्थिति तीसरी लहर में नहीं आई और उसके पीछे 2 चीजें बताई गई। पहली चीज ये कि वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ है, वैक्सीनेशन कारगर रहा है और उसने असर दिखाया है। और दूसरी नंबर चीज ये कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लोग भी थोड़े जागरूक थे, उन्होंने सावधानी बरतनी शुरू की, क्योंकि दूसरी लहर से एक सीख लिया था लोगों ने कि किस तरीके से तबाही मचाती है कोरोना। तो लोग भी अपने लेवल पे सतर्कता बरत रहे थे। साथ में जो टीकाकरण किया गया था, वो टीका भी अपना प्रभाव दिखा रहा था, जिसके बाद उस तरीके की स्थिति सामने में निकल कर नहीं आई। और यही बात अब भी कही जा रही है कि चौथी लहर अगर आती है, वो भी अगर 3 महीने के बाद अगर आती है, तो कितना असरदार होगी या कितना वो असर छोड़ पाएगी या कितना नुकसान पहुंचा पाएगी, उसको लेकर सीधे तौर पे कहना है कि बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला, क्योंकि टीकाकरण और ज्यादा हो पाएगा। और हमने देखा कि अभी जो एडिशनल डोज है, जिसको बूस्टर डोज भी हम कहते हैं, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। जी, तो आपने बूस्टर डोज का जिक्र किया परिमल, मैं यही आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि अभी हम जानते हैं, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो बहुत से लोग हैं जिनको बूस्टर मतलब जिनको 2 डोज, जिन्होंने फुली वैक्सीनेटेड है, 2 डोज लिए हुए भी एक अरसा हो गया, 9 महीने वक्त की जो बात कही जाती है वो भी पूरा हो गया। तो वो आम लोगों के लिए कब खुलेगा? क्योंकि अभी हेल्थ वर्कर्स या जो जिनको प्रायोरिटी दी गई है अभी बूस्टर वो ही ले सकते हैं। आम लोगों के लिए वो बूस्टर कब से खुलने वाला है? देखिए, इसको लेके बार बार हमने जानने की कोशिश की स्वास्थ्य मंत्रालय से, इसको लेकर चर्चा तो चल रही है, लेकिन किसी नतीजे पर फिलहाल नहीं पहुंच पाए हैं। और आपने सही कहा कि आईसीएमआर की एक स्टडी थी जिसमें ये कहा गया था कि 9 महीने तक इम्यूनिटी आपके शरीर में बनी रहती है और उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है। यानी 9 महीने आपने अगर वैक्सीन लिया है तो 9 महीने तक आप ये मानकर चलें कि आपको अगर बीमारी भी होती है, कोरोना के संक्रमण के चपेट में भी आप आते हैं, तो बहुत ज्यादा आप पर वो असर नहीं छोड़ पाएगा, वो बहुत ज्यादा असर नहीं कर पाएगा, यानी उसका घातक प्रभाव नहीं होगा। तो 9 महीने की एक बात बताई गई थी और बहुत लाजमी है कि आने वाले वक्त में जल्दी ही इस पे फैसला हो जाए, क्योंकि ये चिंतन मंथन का दौर जरूर चल रहा है कि जिन लोगों को टीकाकरण जो है बहुत पहले लगा है, उस आम आबादी के लिए भी एडिशनल डोज की का जो रास्ता है वो खोल दिया जाए। तो ये मुमकिन है कि कुछ दिन में फैसला हो जाए, लेकिन ये बताना यहाँ पे जरूरी है जया कि एडिशनल डोज देने की भी जरूरत क्यों पड़ी। एडिशनल डोज देने की जरूरत इसलिए पड़ी कि एक तो आईसीएमआर की स्टडी है, दूसरा हमने देखा कि टीका ने किस तरीके से अपना काम किया है। जो टीकाकरण किया गया उसने अपना काम तीसरी लहर में किया, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जो है वो गंभीर रूप से बीमार नहीं हुए, उस तरीके से मौत के मामले सामने निकल कर नहीं आए। तो टीका एक प्रभावी है। दूसरा कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर की बात होती है। अब जब नंबर्स गिरने शुरू हुए हैं तो लगा कि ऐसे भी लोग बहुत आप कह सकते हैं कॉम्प्लेसेंट हो गए थे। लोग मास्क पहन भी नहीं रहे थे, नहीं पहनने के बावजूद भी कोविड की चपेट में नहीं आ रहे थे, क्योंकि नंबर्स कम है और बहुत ज्यादा संक्रमण नहीं है राजधानी में। तो इसके बाद ये फैसला लिया गया कि डीडीएमए की बैठक में कि अब जुर्माने नहीं लगाए जाएंगे अगर कोई मास्क पहने हुए नहीं मिलता है तो ये एक बड़ी राहत है, क्योंकि आप मास्क पे पहनकर एक बाध्यता ही थी, क्योंकि आपको बचाव करना था खुद को संक्रमण से, तो मास्क पहनना बहुत अनिवार्य था। और इसी की वजह से ऐसे अगर कोई रूल बनता है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप जुर्माने की बात करते हैं, उसको सख्त करने की कोशिश करते हैं, तो इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो पाता है। तो जब
वक्त की जरूरत थी, वक्त की डिमांड थी कि आपको जुर्माना लगाया जाए, तो जुर्माना लगाया गया। अब जब स्थिति हालात सुधर रहे हैं तो अब इसको हटाने की बात हो रही है और मास्क बहुत जो है वो मैंडेटरी नहीं होगा, अनिवार्य नहीं। बिल्कुल, और ये वक्त की बात है और जैसा कि आपने कहा ये बहुत जरूरी भी हो जाता है वक्त पे एसेस करते रहना स्थिति और हालात यहाँ पर कैसे बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल विस्तार से बताने के लिए कि किस तरह से आखिरकार यहाँ पर डीडीएमए ने कहीं उसमें इस बैठक में एक सहमति बनती हुई दिख रही है कि जो दिल्ली में मास्क नहीं लगाता वो कंपलसरी एक तरीके से मास्क लगाना, उसको लेकर जो जुर्माना है वो नहीं लगेगा। 500 रुपए का जो प्रावधान है वो उस पर औपचारिक ऐलान क्या होगा उस पर नजर बनी रहेगी। और अब वक्त हो चला है आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, यूट्यूब चैनल पर पोल का हिस्सा बनना है और बताना है किन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर की अगर बात करें तो कमर तोड़ महंगाई की मार पड़ी है। दवाइयां हो, कमर्शियल सिलेंडर हो, एनएच यानी कि नेशनल हाईवे पर सफर करना हो, टोल महंगा हो गया। पहली खबर, इस खबर को आप विस्तार से देखना चाहते तो पोल का हिस्सा जरूर बने। दूसरी खबर है योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरी देने का ऐलान यहां पर कर दिया है। तीसरी खबर अमेरिका के हवाले से अमेरिका से आई है जहां पे चीन के खिलाफ रूस आपको मदद नहीं देगा ये कहना है भारत के लिए कहा है अमेरिका ने। चौथी खबर है इमरान खान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का इस्तीफे से साफ इनकार है। अब 3 अप्रैल को नेशनल असेंबली जब बैठेगी तब उस पर फैसला हो पाएगा क्योंकि उस दिन होनी है वोटिंग अविश्वास प्रस्ताव पर। पांचवी और आखिरी खबर है आर्थिक संकट से जुड़ी हुई। श्रीलंका इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वहां पर सड़कों पर लोग उतर आए हैं, हिंसक प्रदर्शन जारी है।